नमस्कार साथियों। चुनाव का मौसम है और इन दिनों घोषणा पत्रों की बहार है। जिस दल को देखो घोषणा पत्र की बारिश कर रहा है और घोषणाओं की बारिश कर रहा है। खास करके इंडिया गठबंधन की ओर से किसी एक दल ने नहीं बल्कि सभी दल अपनी अपनी तरह से और अपनी अपनी तरफ से घोषणाओं की बारिश कर रहे हैं। हमने अभी तक यह देखा था, कई चुनावों से यह देखने में आता रहा कि अगर एक गठबंधन बना है तो एक गठबंधन का एक घोषणा पत्र होगा या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पहले इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, समाजवादी पार्टी का भी घोषणा पत्र जारी हुआ, आम आदमी पार्टी ने तो रामलीला मैदान में सबके सामने, जब केजरीवाल जेल में थे तो उनकी पत्नी ने एक तरह का घोषणा पत्र पढ़ दिया जिसमें 6 गारंटी देते हुए नजर आए थे और तमाम तरह की चीज़ें। तो खास करके इंडिया गठबंधन में किसी तरह की तारतम्यता नहीं दिख रही है, आपस में किसी तरह का सामंजस्य नहीं दिख रहा है। लगे हाथ कल पटना में तेजस्वी यादव ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और दिलचस्प बात यह है, विरोधाभास यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र और आरजेडी के घोषणा पत्र में कई चीज़ें ऐसी हैं जो विरोधाभासी हैं। जैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम की कोई चर्चा नहीं हुई है, ओपीएस, लेकिन आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस को लागू करने की बात कही है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो आरजेडी माई समीकरण के दम पर चलती थी, मुस्लिम यादव जिसका कोर वोटर हुआ करता था और अभी भी संभवतः हुआ करता है, उसने एक बार भी अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया। संभवतः यह जो तुष्टीकरण का आरोप लगता है, उसके डर से, उसके रिएक्शन से बचने के लिए ऐसा किया गया है। दूसरी ओर देखें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को तो बीजेपी ने मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दे दिया था। 1936 में मुस्लिम लीग ने घोषणा पत्र तैयार किया था, उसके जैसा करार दे दिया था बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने इस तरह की कुछ बातें रखी थी उसमें, जिससे यह समझ में आ रहा था कि कांग्रेस का झुकाव माइनॉरिटीज़ की तरफ है। जैसे कांग्रेस ने यह कहा कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत जो कानून है, जो उनका शरिया लॉ है या जो उनका जो व्यक्तिगत कानून है, उसको उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उनको छात्रवृत्ति देकर विदेशों में पढ़ने के लिए भी भेजने की बात कही गई। उनकी धार्मिक आज़ादी, उनकी व्यक्तिगत आज़ादी, इस तरह की बातें उसमें कही गई थी। लेकिन आरजेडी ने इस तरह की कोई चर्चा नहीं की। तो एक तो इंडिया गठबंधन के स्तर पर जो अराजकता है, जो असमन्वय है, जो अव्यवस्था है, जो आपसी सामंजस्य का अभाव है, वह परिलक्षित होता है कि इंडिया गठबंधन कहने को गठबंधन बन गया, लेकिन बीजेपी से लड़ने की इसकी कोई मंशा नहीं दिख रही है। बीजेपी से लड़ने के लिए जो एक संगठन, जो एक वैचारिक एकता, जो एक समन्वय दिखना चाहिए था, वह नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि न तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात है, न तो किसी एक सामूहिक एजेंडे की या सामूहिक घोषणा पत्र की बात है। इससे समझ में आ रहा है कि एक तरह की आपाधापी है। कोई भी दल कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहा है। और यह तो टिकट के बंटवारे में, या कहें कि सीटों के बंटवारे में भी देखा गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो गठबंधन कर रही है, लेकिन पंजाब में उसका कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। आरजेडी ने किस तरह से पप्पू यादव की पार्टी को कांग्रेस में शामिल तो होने दिया, लेकिन उसके बाद पूर्णिया से उसको टिकट न मिले, पप्पू यादव को टिकट न मिले, इसके लिए बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसको सुनिश्चित किया। और तमाम सीटों पर इस तरह की बातें चल रही हैं।
समाजवादी पार्टी के साथ किस तरह की रस्साकसी थी और अंततः जाकर के कुछ चीज़ें फाइनलाइज हुई। तो यह तो इंडिया गठबंधन के स्तर पर जो एक तरह की अराजकता है, अव्यवस्था है, असमन्वय है, उसकी बात हुई। अब चर्चा करते हैं कि आरजेडी ने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, उसमें किस तरह की बातें कही गई है। क्या उनमें से कोई बात ऐसी भी है जिसको अगर वे सत्ता में आते हैं तो उसको पूरा भी किया जा सकता है, या बिल्कुल बढ़ चढ़कर और बिल्कुल एक कॉपी पेस्ट के अंदाज में चीज़ें कह दी गई है। अब जैसे पूरे देश में 1 करोड़ नौकरियों की बात कही गई है। यह कहा गया है कि 30 लाख नौकरियां जो लंबित हैं, जो पेंडिंग है, जो भर्तियां, उनको जारी किया जाएगा और 70 लाख नौकरियां सृजित की जाएंगी। तो 30 लाख की बात तो समझ में आती है, लेकिन यह 70 लाख नौकरियां कहाँ सृजित की जाएंगी, यह समझ के बाहर की बात है। एक बहुत बड़ा वादा यह है कि सभी गरीब महिलाओं को, आर्थिक रूप से सभी जो विपन्न महिलाएं हैं, उनको सालाना 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अब आप देखें कि यह देश के स्तर पर बात कही गई है। सिर्फ बिहार की बात करें तो हाल ही में जो जातीय जनगणना हुई थी, उसमें कहा गया कि 94 लाख से ज़्यादा गरीब परिवार हैं बिहार में। सिर्फ बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 94 लाख, यानी लगभग 1 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के आसपास हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनमें महिलाओं को 1-1 लाख सालाना देने का मतलब हुआ कि 1 लाख करोड़ सालाना आप दे रहे हैं सिर्फ गरीब महिलाओं को। बाकी वादे और दावे वो सब छोड़ दीजिए। भारत का बजट इस साल 47 लाख करोड़ का सामने आया। तो 47 लाख करोड़ के बजट वाले देश में आप 1 लाख करोड़ सिर्फ बिहार की महिलाओं को आपको देना होगा सालाना। देश के स्तर पर यह आंकड़ा कितना होगा, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल। तो क्या यह हवाई दावा नहीं है। एक वादा यह किया गया है कि गैस सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से कर दिया जाएगा, जो अभी लगभग 800 रुपये है। पहले वो 1000-1100 तक भी था। पेट्रोल और डीजल के दाम बिहार में सबसे ज़्यादा हैं देश में। क्या जब बिहार में सरकार में आरजेडी थी नीतीश कुमार के साथ, तो पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करने की दिशा में कोई प्रयास हुआ? नहीं हुआ। तो अब ये कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि जब आप सत्ता में आएंगे तो गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये कर देंगे। और सबसे एक जो लंबित मांग है वह है विशेष राज्य का। अगर सरकार बनती है तो विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अब आप देखें कि ये लोक लुभावन चीज़ें हैं। जब आपकी सत्ता थी, 15 साल आप भी सरकार में थे। यह अलग बात है कि उस 15 साल की कोई बात ही आप नहीं करते। आपका नारा है 17 साल बनाम 17 महीने। कहना तो यह चाहिए था 15 साल और 17 महीने बनाम 17 साल। 15 साल और 17 महीने, इस इतने दिनों तक आरजेडी बिहार में सत्ता में रही है, लेकिन जो पुराना 15 साल है उसकी कोई चर्चा ही नहीं की जाती है। उससे आप क्यों पीछा छुड़ाना चाहते हैं? उस दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए क्या किया गया? उस दौरान पलायन को रोकने के लिए क्या किया गया? वह एक ऐतिहासिक दौर था जब बिहार से पलायन सबसे ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा। पहले बिहार से पलायन मजदूर वर्ग का, या जो कामकाजी लोग थे, सिर्फ माने दिहाड़ी मजदूर के हिसाब से जो लोग काम करने बाहर जाते थे और फिर लौट आते थे, ऐसे लोगों का हुआ। लेकिन 90 के दशक में और उस 15 साल के शासनकाल के दौरान बिहार के हर स्तर पर सभी सामाजिक वर्गों में समान रूप से बिल्कुल समाजवादी तरीके से पलायन हुआ और हर स्तर के लोग बिहार से बाहर जाने लगे। और आज आप यह कह रहे हैं कि पलायन कैसे रुके, इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। अरे पलायन किया किसने?
पलायित होना क्यों पड़ा लोगों को? इस पर भी तो कभी सोचिए, इस पर भी तो कभी कुछ कहिए। बिहार के राजनेता जब विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वे अपने आप को एक तरह से जैसे अपने गाल पर ही तमाचा लगा रहे हैं। बिहार पहले पिछड़ा क्यों हुआ? तमाम जो योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार, उसको ठीक से लागू न करना। आप सिंचाई की बात देख लें, आप बिहार में हर हर साल जो बाढ़ आती है उसकी बात देख लें, इतने सालों से बाढ़ की समस्या समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि बाढ़ की समस्या जानबूझकर बना के रखी जाती है ताकि उसके एवज में जो राहत शिविर चलाए जाते हैं, जो राहत अभियान चलाया जाता है, उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार का उसमें एक स्कोप है। इसके लिए राजनेता उसको समाप्त नहीं करना चाहते। तो पहले तो आप पिछड़े बने, पहले तो आप अपनी प्रगति को खुद ही रोकें। उसके बाद आपको पता चले अचानक 20 साल बाद कि अरे बिहार पीछे तो इसलिए है कि उसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं, और फिर आप विशेष राज्य का दर्जा की मांग करें। तो कोई भी, मैं किसी एक दल की बात बिहार की नहीं कर रहा हूँ, किसी भी दल में, बिहार के किसी भी दल में कोई वह एक विजन नहीं दिखता है कि किस तरह से बिहार को आगे ले जाना है, किस तरह के से विकास की पटरी पर राज्य को दौड़ाना है, और कैसे अपने दम पर इसको आगे बढ़ाया जाए। पंजाब की बात कर लें तो पंजाब को कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, और पंजाब भी मैदानी भूभाग है, लेकिन पंजाब देश के सबसे समृद्धशाली राज्यों में शुमार है। तो आज की बातचीत में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें दें, अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं। नमस्कार।